अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एक वोट की कीमत कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पुरखों ने, गांधी, नेहरू, पटेल ने, बाबा साहेब ने, उस वक्त के तमाम लोगों ने भारत की हर एक जनता को एक वोट का जो अधिकार दिया, उसकी कीमत कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग कह सकते हैं कि एक पीस मुर्गा और एक सीसी दारू, देसी वाली 75 वाली। लेकिन ये रेट तो प्रधानी के चुनाव में चलता है ना। ये रेट देकर आपका वोट खरीदा जाता है। आप वोट देते हैं, आपका वोट खरीदा जाता है। मगर मेरा सवाल जरा अलग है। वो ये है कि क्या आपको पता है कि कितना पैसा देकर आपका वोट गायब करवाया जाता है, यानी डिलीट कराने का खेल होता है? नहीं पता है ना? तो इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए, बहुत कुछ पता चल जाएगा। 80 रुपया देकर लोगों का वोट काटने का एप्लीकेशन दिया गया। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाया और उन्होंने जो कहा था कि संगठित तरीके से कॉल सेंटर लेवल पर चोरी का काम हुआ है, वो बात कहीं ना कहीं सही निकल रही है। कर्नाटक एसआईटी ने साजिशन वोट डिलीट करवाने के मामले में गजब गजब की चीजें पकड़ा है। 6018 आवेदन किए गए थे और फर्जी आवेदनों के लिए 4,80,000 रुपए का भुगतान किया गया था। कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। आप लोग भी लोकतंत्र में अपनी हैसियत नाप लीजिए। खासकर जो कमजोर हैं, दलित हैं, महिलाएं, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग से हैं, वो लोग कल्पना कर लें कि भारतीय लोकतंत्र में उनकी औकात क्या रह गई है और आने वाले वक्त में क्या रहेगी। और ध्यान रहे, खाली यही लोग नहीं, हर एक ऐसा व्यक्ति जो नफरती चिंटू नहीं है, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय से आता हो, वोटों की डकैती सबके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि राहत चचा कह के चले गए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, कोई बचेगा नहीं। वरना सोचिए, साल 2022 में जिन किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी, आए दिन देश के अलग अलग कोने में वो प्रदर्शन करने को मजबूर क्यों है? महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के किसानों ने कलेक्टर के घर के बाहर आंदोलन कर दिया। क्या है पूरी कहानी, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 सेकंड लगता है भी कर लीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धंधा सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022, इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का चुनाव, फिर दिल्ली, हरियाणा का चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024, फिर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। इन सब में चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगे, मगर अब तक गड़बड़ी को ठीक करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। दरअसल गड़बड़ी ठीक तभी होती है जब गड़बड़ी को स्वीकारा जाए कि हाँ गड़बड़ी है, और जिसको गड़बड़ी ठीक करना है वो गड़बड़ी की बात करने वालों को ही हड़काने लगता है, उन्हीं को गड़बड़ बताने लगता है। यानी केचुआ। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए तो केचुआ हलफनामा मांगने लगा। यानी अमृत काल में जिन संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, वो संस्थाएं तानाशाह बन गई और जनता को तथा विपक्ष के नेताओं को उनकी हैसियत दिखा रही हैं। हाल ही में बिहार चुनाव से ठीक पहले SIR की प्रक्रिया हुई। हर तरफ से आरोप लगा कि अब तक के चुनावों में वोटिंग के बाद गड़बड़ी का पता चलता था, अब पहले ही वोटिंग से पहले ही SIR के माध्यम से तिकड़म कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि 80 लाख वोटर पहले ही गायब कर दिया, अब चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा है। बहरहाल हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक के 2023 के चुनाव से पहले अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोट डिलीशन के आवेदनों पर सवाल उठाए और कहा कि पूरे सिस्टम के तहत फर्जी तरीके से लोगों के वोट डिलीट करवाने का प्रयास किया गया तथा केंचुआ इन प्रयासों को करने वालों को बचा रहा है। कर्नाटक CID की मदद नहीं कर रहा। कई बार लेटर लिखने के बाद भी चुनाव आयोग ने सहयोग नहीं किया, और चोरों को पकड़ने में सहयोग अगर न किया जाए तो जाहिर सी बात है कि चोरों को बचाने का प्रयास है। क्या चोर चोर मौसेरे भाई हैं? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कैसे कुछ फर्जी लोगों ने संगठित ढंग से दूसरे लोगों के नाम पर एप्लीकेशन दायर करके तीसरे लोगों का नाम डिलीट करवाने का प्रयास किया। जब शिकायत हुई, चुनाव आयोग ने जांच की तो पता चला कि केवल 24 एप्लीकेशन ही सही थे, बाकी सब फर्जी निकले। सवाल यह है कि आखिर कौन है जो इतना खलियर है कि सुबह सुबह भोरे भोरे उठ के एप्लीकेशन डालता है? कौन है लोकतंत्र का दुश्मन जो 6000 एप्लीकेशन डाल रहा है वोट डिलीट करवाने के लिए? किससे पड़ी है ऐसा करने की, 6-6 हजार एप्लीकेशन डालने की? मगर अब देखिए, कर्नाटक पुलिस की SIT इस मामले की जांच कर रही है। अब कर्नाटक पुलिस SIT के अनुसार फर्जी आवेदन करके वोट डिलीट करवाने के लिए एक डेटा सेंटर के संचालक को हर एक वोट के लिए 80 का भुगतान किया गया था। यानी एक विधानसभा क्षेत्र में 6018 आवेदन किए गए वोट डिलीट करने के लिए। जिसका वोट डिलीट करना था उसको भी पता नहीं, और जिसके नाम पर एप्लीकेशन डाला गया उसको भी पता नहीं। यानी कुल मिलाकर 4,80,000 का भुगतान किया गया। आसान भाषा में आप जान लीजिए कि वोट डिलीट करवाने की कीमत
80 रुपया है। इंडियन एक्सप्रेस यहाँ लिखता है कि 26 सितंबर को अलंद मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय स्थित एक डेटा सेंटर का पता लगाया, जहां से ये सारे फर्जी एप्लीकेशन जमा किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2023 में ही हटाए गए डेटा का पता चलने के बाद लोकल पुलिस और एसआईटी द्वारा जांच अपने हाथ में लेने से पहले सीआईडी साइबर अपराध इकाई ने जो जांच किया था, उसमें स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक की संलिप्तता की ओर इशारा मिला। 2023 में पूछताछ के बाद अशफाक ने खुद को निर्दोष बताया और अपने पास उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पुलिस को देने का वादा किया, और इस वादे पर पुलिस ने उसको छोड़ दिया। बाद में अशफाक चला गया कहां? दुबई। अब एसआईटी ने जब इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स तथा अशफाक से जब्त किए गए उपकरणों की जांच की, तो कथित तौर पर उन्हें पता चला है कि इंटरनेट कॉल के जरिए अशफाक अपने सहयोगी मित्रों के साथ संपर्क में था। पिछले हफ्ते एसआईटी ने अकरम, जुनैद, असलम और नदीम की संपत्तियों की तलाशी ली और कथित तौर पर कलबुर्गी क्षेत्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी के लिए एक डेटा सेंटर चलाने और हर एक वोट को डिलीट करने का एप्लीकेशन डालने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया गया। इसके कुछ सबूत भी एसआईटी को मिले हैं कथित तौर पर। इस जांच में यह भी पाया गया है कि डेटा सेंटर का संचालन मोहम्मद अकरम और अशफाक करते थे, जबकि बाकी लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। इनके पास से एक लैपटॉप भी मिला है, जिसका इस्तेमाल आवेदन करने के लिए किया गया था। इस बरामदगी के बाद कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने 17 अक्टूबर को भाजपा नेता गुट्टेदार, उनके 2 बेटों हर्षानंद और संतोष तथा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्लिकार्जुन महंत गोल की संपत्तियों पर छापेमारी किया। अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल फोन के साथ साथ 7 से ज्यादा लैपटॉप जब्त किए गए। पुलिस जांच कर रही है कि किस तरीके से वोट डिलीट करने के लिए पैसे दिए गए। इस जांच में कथित तौर पर यह भी पाया गया है कि 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया था ये फर्जी एप्लीकेशन डालने के लिए, और ये मोबाइल नंबर पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों के थे, कुछ पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों के भी थे। इन्हीं के जरिए चुनाव आयोग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया। एसआईटी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी वोटर आईडी का इस्तेमाल करके ये लोग चुनाव आयोग की पोर्टल तक पहुंचे कैसे और फर्जी एप्लीकेशन कैसे डाला, क्योंकि जिन लोगों के नाम से एप्लीकेशन डाले गए थे उन्हें भी मालूम नहीं था कि ये कैसे हो गया। उधर अलंद से 4 बार विधायक रहे गुट्टेदार ने, जो कि उस चुनाव में हार गए थे, कांग्रेस वहां पर जीती थी, उनका कहना है कि वोटरों के नाम डिलीट करवाने के संबंध में उनका कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस के विजेता बीआर पाटिल अपने निजी फायदे के लिए यह आरोप लगा रहे हैं। गुट्टेदार का कहना है कि पाटिल मंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए यह आरोप लगाकर वो राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के विधायक ने इस मामले की शिकायत तब किया था जब वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें शायद मालूम भी नहीं रहा होगा कि वो चुनाव जीतेंगे, विधायक बनेंगे, तो मंत्री बनने का सपना कैसे देख लिए। तो क्या तभी से मंत्री बनने के लिए और राहुल गांधी को खुश करने के लिए उन्होंने इस मामले को उठाना शुरू कर दिया? और सवाल यह है कि संगठित तरीके से वोट डिलीट करने का खेल कोई सामान्य व्यक्ति क्यों चलाएगा? कुछ तो बात जरूर है, ये चीजें उतनी सामान्य है नहीं जितना सामान्य इन्हें दिखाया जा रहा है भाजपा के लोगों द्वारा और साथ ही साथ केंचुआ द्वारा। सोचिए, जिस संस्था के भरोसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की अम्मा है, यानी लोकतंत्र की महतारी बैठी है, उस संस्था को अपने ऊपर लग रहे इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी ही धुन में मस्त है, उससे कोई चिंता नहीं कि भारत की जनता का क्या होगा, लोकतंत्र के भरोसे का क्या होगा। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि जब जनता को ही अपने सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार की चिंता नहीं, तो केंचुआ और ज्ञानेश कुमार को चिंता काहे होगी? उनको तो अपनी कुर्सी प्यारी है, मिली हुई है, बैठे हैं दबा के, तभी तो सवालों के जवाब देने की बजाय टोपी पहना के भाग लेते हैं। सोचिए, इतने बड़े देश में घुसपैठियों के नाम पर, उन्हें हटाने के नाम पर बिहार में एसआईआर करवाया जाता है। एसआईआर पूरा हो गया, फाइनल लिस्ट आ गई, चुनाव की घोषणा भी हो गई, 10 दिन बाद वोटिंग भी हो जाएगी। अब तक किसी को पता नहीं कि बिहार में कितना घुसपैठिया मिले, कितनों को बाहर किया गया। और ध्यान रखिए, बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी यही एसआईआर होगा, वहां भी घुसपैठियों के नाम पर तांडव किया जाएगा और उसका परिणाम भी वही होगा जो बिहार में हुआ है। क्योंकि जब लोकतंत्र के मालिक लोग यानी जनता ही गुलाम बनने को तैयार हो, किसी को कोई फर्क न पड़े, तो कोई राहुल गांधी वोट चोरी के सबूत देकर क्या कर लेंगे, कोई अंबुज कुमार इस मुद्दे पर बार बार बोलकर क्या कर लेंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, चलिए मराठवाड़ा चलते हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। साल 2022 को बीते हुए 3 साल बीत गए, किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आय दोगुनी तो छोड़िए, बाढ़ राहत का पैकेज भी भाजपा डबल इंजन नहीं दे पा रहा है। इसी से नाराज होकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसानों ने 32,000 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज के वितरण में अपना वादा पूरा न करने के कारण महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने छत्रपति संभाजी कलेक्टर के आवास के बाहर मक्के और अन्य फसलों की माला पहनकर प्रदर्शन किया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार के
खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, जो पूरे देश में होता है अमृतकाल में, वही यहाँ भी हुआ। पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया और हिरासत के बाद अमृतकाल वाली मिठाई खिलाई गई कि नहीं हमें नहीं पता, मगर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भी धमकी दी है कि यदि सरकार ने बाढ़ राहत पैकेज किसानों के खातों में तुरंत जमा नहीं किया तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक हफ्ते पहले ही कलेक्टर कार्यालय को एक पत्र दिया गया था जिसमें कहा गया था कि किसान संकट में है, सरकार ने बाढ़ राहत पैकेज का वादा भी किया था। हमने ये भी कहा था कि अगर पैकेज नहीं दिया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे। एक हफ्ता बीत गया, अब तक किसानों को उनके खातों में 1 रुपया नहीं मिला। ये बातें इस संगठन के नेता कृष्णा सावले ने कही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही में बाढ़ आई, 1 करोड़ एकड़ से ज्यादा की भूमि को नुकसान पहुंचा है और सबसे ज्यादा नुकसान मराठवाड़ा में हुआ है, जहां लाखों किसान प्रभावित हैं। बिना मौसम बारिश ने फसलों को तो बर्बाद किया ही है, साथ ही साथ मिट्टी भी बर्बाद हुई। कई जगहों पर बाढ़ के कारण ऊपर की मिट्टी बह गई है और कीचड़ जमा हो गया है, जिसके चलते मिट्टी की उर्वरता वापस लाने में मेहनत करनी होगी। महाराष्ट्र के किसानों की हालत बहुत खराब है। बाढ़ ने इतना कहर बरपाया है कि किसान रबी की फसल के लिए कुछ बो ही नहीं पा रहे हैं। सरकार ने कहा था कि दिवाली से पहले पैसा बांट देंगे, मगर पैसे का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। वैसे भाजपाई नेताओं के लिए होली और दिवाली जुमले देने का एक नया ठिकाना बन गया है। कहीं होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा कर देते हैं, वादा करके वोट ले लेते हैं, फिर पलटी मार जाते हैं, नामों नहीं लेते सब। और कहीं किसानों को कहते हैं कि दिवाली से पहले पैसा मिल जाएगा, मगर कुछ अता पता नहीं चलता। संगठन के प्रमुख राजीव शेट्टी ने किसानों की बहुत सारी समस्याएं बताई। जब छत्रपति संभाजीनगर के कलेक्टर दिलीप स्वामी से पूछा गया कि क्या मसला है भाई, किसानों का राहत पैकेज काहे नहीं दे रहे आप लोग, तो कलेक्टर साहब कहने लगे कि वो ऐसा है ना कि हम पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पर, हमको विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतिरिक्त कार्यभार एक अन्य अधिकारी संभाल रहे हैं। बाकी द हिंदू के लोगों ने दूसरे अधिकारी से भी संपर्क करने का बहुत प्रयास किया, मगर दूसरे अधिकारी आउट ऑफ कवरेज हो गए। ठीक वैसे ही जैसे मुसीबत के समय हमारे विश्वगुरु आउट ऑफ कवरेज हो जाते हैं। कोविड की महामारी हो, पहलगाम हो, पुलवामा हो, चीन का अटैक हो, इन सब में, और हाल ही में पंजाब की बाढ़ तो याद ही होगी, जब भी संकट आता है विश्वगुरु आउट ऑफ कवरेज हो जाते हैं। वही हाल यहाँ भी है, अधिकारी आउट ऑफ कवरेज है। जिला अधिकारी 1 हफ्ते से छुट्टी पर है, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि महाराष्ट्र का किसान क्या कर रहा है, जी रहा है कि मर रहा है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ना। हाल ही में कर्ज में डूबे देश भर के किसानों के स्वतः जीवन समाप्त करने की जो रिपोर्ट आई वो काफी चौंकाने वाली है, गंभीर है। उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे किसान रहे चाहे ना रहे, सेठों का रहना जरूरी है। आपको भरपूर सेठ मिल रहे हैं कि नहीं, A1 से लेकर A2 तक। अनाज की जरूरत होगी तो दूसरे देश से मंगवा लेंगे। आप लोग खाली टैक्स भरते रहे टाइम पर, बाकी टेंशन मत लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।